नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 2026 को आप सभी का संस्कृत का एग्जाम है। और आज के क्लास में मैं आप सभी को जो संस्कृत का क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। आज के क्लास में मैं आप सभी को 19 फरवरी 2026 के लिए जो संस्कृत का क्वेश्चन दिखाऊंगा 100% प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। प्यारे साथियों, आप सभी एक बात और कान खोल के सुन लो, ये जितना भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक करके यानी कि सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि 19 फरवरी 2026 को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। हम सभी के पास केवल 4-5 दिन का समय है। 4-5 दिन में आप सभी जितना मेहनत कर सकते हो, दिन रात एक कर दो पढ़ाई करने में। ठीक है, अभी खेलना कूदना बंद कर दो, बस पढ़ाई करने पे ध्यान रखो। ठीक है, मैं आप सभी को 19 फरवरी 2026 के लिए आज संस्कृत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है 19 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखो, बस आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको प्रश्न ध्यान से देखना है, वीडियो में ही आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है सबसे पहला 99% मेरे से लिखवा के ले लो। ये क्वेश्चन आपको 19 फरवरी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीका से लिखा है, मंगलम और मंडलम। ठीक है, पाठ कहाँ से संकलित है। अगर आप सभी को 19 फरवरी को ये क्वेश्चन पूछे सिर्फ मंगलम, ठीक है, अगर पूछे आप सभी को एग्जाम में मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, या फिर आप सभी को ये पूछ दे कि यहाँ पर देखो मंडलम, ठीक है, मंडलम, यहाँ देखो जैसे ही आप सभी को एग्जाम में दिखाई दे वैसे ही आप सभी को टिक मारना है ना। देखो मंगलम दिखाई दे या फिर मंडलम दिखाई दे, क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन इसका आंसर जो है, ठीक है, इसका आंसर भी एक ही रहेगा। क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, 2026 में हो सकता है चेंज भी कर दे, इसलिए आप सभी को घबराना नहीं है। आप सभी को बेझिझक उपनिषदों से टिक मार देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। पुराणों से नहीं होगा, रामायण से भी नहीं होगा, वेदों से भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है या फिर मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषदों से संकलित है। बस याद कर लो मेरे भाई, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों से। ठीक है, चलो आप सभी एक छोटा सा काम करना, ध्यान से सुनिएगा, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, आप सभी एक छोटा सा काम करना, मैं आप सभी को आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन में से केवल आप मेरे को कितना क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही करके दिखाना। अगर आपने 35 क्वेश्चन सही कर दिया तो समझ लेना कि आप सभी का संस्कृत में तैयारी अच्छे से फिलहाल के लिए 70% हो चुका है। अगर आपने आज के क्लास में दिखाए गए टोटल क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन भी सही कर लिया तो आपकी संस्कृत में तैयारी 70% हो चुकी है। याद रखिएगा, मंगलम पाठ कहां से संकलित है, मंगलम पाठ उपनिषदों से संकलित है। एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख ले मेरे भाई, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, यहाँ देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मा। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। ठीक है, संस्कृत में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के वीडियो में दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 3 नंबर में, पाटलिपुत्रम एवं पाठ में किस शहर का चित्रण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस शहर का वर्णन है, यही लिखा हुआ है। पाटलिपुत्रम एवं पाठ में आप सभी को मालूम है संस्कृत में हम सभी का एक पाठ है पाटलिपुत्रम एवं, पाठ में जो है वो किस शहर का वर्णन है उस पाठ में, तो आप सभी याद रखिएगा पटना का, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ध्यान से देख लो, कोई नहीं बताएगा आप सभी को इस तरीका से। ठीक है, पाटलिपुत्रम एवं पाठ में किस शहर का वर्णन है, पटना का है। ठीक है, 4 नंबर में देखो, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो 4 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, यानी कि कुट निमत नीमत, तो सबका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, ऑप्शन नंबर बी कुट निमत, ऑप्शन नंबर डी बी होगा सही आंसर मेरे भाई। ठीक है, 5 नंबर में मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर मतलब समझते हो ना क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखो काव्य मीमांसा होगा, ये गलत है मेरे भाई, कुट निमत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, किसी से भी पूछ लो 100% यही राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर में आलस्य कथा पाठ की रचयिता कौन है, आलस्य कथा पाठ की रचयिता कौन है। ठीक है, देखो कम पढ़ो लेकिन वही पढ़ो जो फायदा करेगा मेरे भाई। आप सभी कहीं पर सुने होंगे, अच्छा खाना खाओ लेकिन जो देह में लगे वो खाना खाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फालतू वगैरह वगैरह ये सुट्टा उट्टा मार लिए इससे हम सभी का फायदा होगा, पैसा नुकसान में जाएगा। इस समय काजू किशमिश खरीद के खा लो, उससे फायदा होगा आप सभी के शरीर में।
ठीक उसी तरह कम पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने के लायक है वो क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, फालतू क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना। देखो आप सभी बहुत सारे बच्चे जो जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है, उनके मन में एक डाउट रहता है कि बीबीडी से क्वेश्चन पूछेगा या फिर मॉडल पेपर से पूछेगा या फिर क्वेश्चन बैंक से पूछेगा, ठीक है। देखो हर एक साल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप सभी ऑनलाइन क्लास में जितना भी क्वेश्चन दिखाया जाता है, ढेर सारे टीचर हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन लायक है पूछने का उस क्वेश्चन को देखा करो, फालतू क्वेश्चन को मत देखा करो। मेरा यही निर्णय है, आप सभी का जो मर्जी है वो करिएगा, ठीक है। अलस कथा पाठ की रचयिता कौन है? देखो 5 का सही जवाब मेरे भाई आप सभी याद रखिएगा, 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विधापति, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आलस्य कथा पाठ की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी विधापति होगा, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड मेरे को एक सेटिंग करने दो। चलिए आप सभी को याद हो गया आलस्य कथा पाठ की रचयिता कौन है? तो विधापति है, ठीक है। ध्यान से देख लो। चलो 6 नंबर में मिथिला का मंत्री कौन है? ठीक है, मिथिला का मंत्री कौन है? कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवाड़ी, बताओ। देखो 6 का सही जवाब जितने बच्चे सोच रहे हो वीरेश्वर, वीरेश्वर ऑप्शन नंबर सी सबका सही है, ठीक है। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो देखो आप सभी को याद रखना है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 19 फरवरी को आप सभी को। देखो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विजयांका को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है, विजयांका, ठीक है। 8 नंबर में देखते हैं भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम जो पद है वो किस पुराण से लिया गया है? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछेगा। देखो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, मेरे को मालूम है, ठीक है। और लेकिन 19 फरवरी को यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से, है ना। 9 नंबर में संस्कृत क्या लिखा हुआ है, सॉरी, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है ना। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, 16 होती है, ठीक है। और कौन कौन सा होती है अगर आपसे भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे से आपसे भी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। जो जी आए वो क्वेश्चन पूछेगा, बस खराब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछने के लायक होता है वही क्वेश्चन आपको पूछना है ना। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है, 16। 10 नंबर में कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान शैक्षणिक संस्कार। देखो शैक्षणिक संस्कार में क्या होता है? शैक्षणिक संस्कार में जो बच्चे को पढ़ाया लिखे जाते हैं शुरू से हर्षाई दुर्गाई, है ना, वो होते हैं शैक्षणिक संस्कार। अगर आप सभी को मैं डिटेल में बताऊं तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अभी समय नहीं है हम सभी को समझने का, बस याद कर लो क्वेश्चन को मेरे भाई, ठीक है। देखो कन्यादान सिंपल सा है, कन्यादान तो डायरेक्ट आ जाओ विवाह संस्कार में, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्या तो क्या कन्यादान किस संस्कार में आता है? विवाह संस्कार में आता है। और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है ना। 11 नंबर में नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? बताओ मेरे भाई। देखो 11 का सही आंसर जितने भी बच्चे चाणक्य बोल रहे हो सबका गलत है, सबका गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा महात्मा विदुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है ना। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है ना, मूर्ख, जिसे हम सभी संस्कृत भाषा में अधम बोलते हैं, अगम, है ना। तो यहाँ पर बी होगा सही आंसर। बिना बुलाए कौन आएगा? मूर्ख आएगा। 13 नंबर में स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? 1001% में लिख देता हूं, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो मेरा नाम आपसे भी आके बदल दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। क्योंकि 101% 1000% ये क्वेश्चन पूछेगा। स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? कहां पर? कन्या में या कन्नथा लिखा हुआ है, ठीक है, कन्नथा लिखा हुआ है, नहीं होगा कंटारा, ठीक है, सॉरी कंटारा नहीं, टंकारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा गांव गुजरात में हुआ था। टंकारा गांव कहां पर है? गुजरात में है। शायद क्या पता ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि टंकारा गांव जहां पर स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, टंकारा गांव में, वो कहां पर होता है? कौन से राज्य में है? गुजरात में है, याद रखना पड़ेगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा, ठीक है, टंकारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1885 या फिर 1875 या फिर 1870 या फिर 1890? अगर आपको मालूम है तो बस कमेंट करना है। मैंने आप सभी को चैलेंज रखा है, अगर आप सभी 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए तो आपका संस्कृत में 70% तैयारी हो चुका है, ठीक है। अगर आपने 35 क्वेश्चन का भी सही जवाब नहीं दे पाया, 30 क्वेश्चन का भी सही जवाब नहीं दे पाए, 30 क्वेश्चन का भी सही जवाब आप सभी नहीं दे पाए तो आप सभी एकदम पानी में हो मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी भी आप सभी के पास 4-5 दिन का समय है। अगर आप सभी मेरे को समय दोगे तो मैं आप सभी को
सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में, है ना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत पढ़ लो, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम, बहुत सारे बच्चे को तो संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो देखो रामायण से, अयोध्या कांड से, ठीक है। रामायण को ही अयोध्या कांड भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण यानी कि अयोध्या कांड, है ना, याद रखिएगा। 16 नंबर में चलिए 16 नंबर चलते हैं। व्याघ्रपथिक, ठीक है, व्याघ्रपथिक कथा में कुश किसके हाथ में था? यही क्वेश्चन है। व्याघ्रपथिक कथा में, देखो ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत पढ़ के मैं आप सभी को बता रहा हूं। व्याघ्रपथिक कथा में कुश जो है किसके हाथ में था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में, ठीक है। बूढ़े बाघ के हाथ में, आप सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का 100% सही जवाब दे रहा हूं। 17 नंबर में कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? बताइए, जरा बताइएगा। नहीं मालूम होगा आप सभी को, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। 17 का सही जवाब भास, ठीक है। भात नहीं, भास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास होगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में कर्ण के पास जन्मदाता क्या था? कर्ण के पास जन्मदाता था कवच और कुंडल, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। कर्ण के पास जन्मदाता क्या था? कवच और कुंडल, याद रखिएगा। 19 विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है? विश्व शांति पाठ में प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप सभी को पूछे विश्व शांति पाठ में, तो अशांति में टिक मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर में शास्त्रकारा पाठ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? शास्त्रकारा पाठ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद, कपिल? जी हाँ, कपिल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। शास्त्रकारा पाठ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो को तैयार किया जाता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आप सभी को इस तरह का क्वेश्चन रोजाना दिखाता रहूंगा जब तक आप सभी का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता, है ना। चलिए 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए इस नंबर में देखते क्या है, देखो चलो 20 का राइट आंसर आप सभी को याद हो गया था। 20 का सही आंसर प्यारे बच्चों यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 20 का राइट आंसर कुछ और होगा, ठीक है। 20 का जो आंसर है ना, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गौतम होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 20 नंबर में शास्त्रकारा पाठ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शास्त्रकारा पाठ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गौतम होगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मेरा ध्यान भटक गया था, इसलिए मैं आप सभी को गलत बता दिया था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी फिर से रिवीजन कर लो। शास्त्रकारा पाठ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है, गौतम, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है, गौतम। शास्त्रकारा पाठ में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 21 नंबर में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पर होगा मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहाँ पर मैं आप सभी को सब पढ़ के सुना देता हूँ, बहुत सारे बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं होता, ठीक है। कठोपनिषद, ईशावास्यो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और चौथा है श्वेताश्वरी उपनिषद, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं होता है, मैं आप सभी को पढ़ के सुना दिया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? अब देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष। देखो जब हम 10th में थे तब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि इस क्वेश्चन का सही जवाब 2000 वर्ष होगा या फिर 2500 वर्ष होगा, ठीक है। तो मेरे टीचर के अनुसार बोल रहे थे, मेरे टीचर बोल रहे थे कि 2500 वर्ष में आपको टिक मारना है। मैं लगभग 2021 में एग्जाम दिया था, ठीक है, 2021 में मिट्टी का एग्जाम दिया था। चलिए खैर छोड़िए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास जो है, देखो 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, हम सभी को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी कि पाटलिपुत्र कितना पुराना है। तो 2500 वर्ष आप सभी को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई, ठीक है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। 2500 में ही आपको टिक मारना है, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 23 नंबर में आलस्यों को बाहर किसने निकाला? आलस्यों को बाहर किसने निकाला? जो व्यक्ति आलसी थे उसको बाहर किसने निकाला? नियोगी पुरुष, यानी कि सैनिक ने, ठीक है। संस्कृत भाषा में नियोगी पुरुष बोल दो या फिर सैनिक बोल दो, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। जो आप सभी को एग्जाम में दिखाई दिया ऑप्शन में, सैनिक दिखाई दे या फिर नियोगी पुरुष, बस टिक मारना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी जो है वो किससे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई यहाँ पर सही आंसर। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से चलती है। चलिए 25, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 26,
शैशव यानी कि बचपन। देखो ये भी क्वेश्चन है, शैशव यानी कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं, याद रखना बनता है मेरे भाई। 26 का सही जवाब बी होगा, 6 संस्कार होते हैं बचपन में, शैशव अवस्था में। 27, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? बताइए, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, बताओ। नहीं मालूम है तो याद रखिएगा मेरे भाई, मैं आप सभी को डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो 27 का सही आंसर है महाभारत, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 100% यही सब क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को 19 फरवरी को। अगर आप सभी को और भी किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस, साइंस या फिर इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो बस कमेंट कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर में, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा जो है ना ही मिर्जा यानी कि उबटन से होती है, और ना ही विदित यानी कि आचरण से होती है, ना ही योग से होती है। धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है, ठीक है। अगर झूठ बोलोगे तो गया, धीरे धीरे पूरा जो अथी बोलते हैं, पहले के जमाने में ज्यादा चलता था धर्म, ठीक है। और राजा महाराजा के समय में यह ज्यादा चलता था, ठीक है। अगर झूठ बोलोगे तो धीरे धीरे उसका भवन ही खत्म हो जाएगा। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है, और एग्जाम में आपको यही टिक मारना है। 29 नंबर में, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था शंकर। हाँ गलत है मेरे भाई, मूल शंकर, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 29 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका सही आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। मैं आप सभी को जो उत्तर बता रहा हूं 100% यही उत्तर होगा इस सभी क्वेश्चन का। 100% उत्तर सही उत्तर बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अगर आप सभी को कोई भड़काने की कोशिश करे तो मत भड़किएगा। 100% यही सब क्वेश्चन अगर आप सभी को पूछे तो जो मैं आप सभी को उत्तर बताता हूं, उत्तर आप सभी को यही एग्जाम में मार्कशीट को रखना भी है, ठीक है। 30 नंबर में, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है वो किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 31 नंबर में, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो देखो याद रखिएगा, 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हितोपदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। मेरे को अनुभव है कि संस्कृत कैसे ही पढ़ा जाता है, मैं संस्कृत पढ़ना बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। चाहे कविता दो, पूरा चैप्टर में पढ़ दूंगा। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश, ठीक है। 32 यानी कि 32, सूर्यपुत्र कौन था? यहां पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, अर्जुन में टिक मारते हैं, भीम में टिक मारते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कर्ण है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, महाभारत में कर्ण को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। महाभारत में कर्ण को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है, इसलिए उत्तर कर्ण याद रखें, है ना। आप सभी याद रखेगा कर्ण, और 2026 में आप सभी को यानी कि 19 फरवरी को कर्ण में ही टिक मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर में, वेर से वेर का संबंध यानी कि शांति क्या है? वेर से वेर का संबंध यानी कि शांति क्या है? संभव, असंभव, कठिन या फिर सरल? तो देखो 33 का सिंपल सा आंसर है असंभव। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 34, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिल है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 35, चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक संहिता के रचनाकार कौन है? सिंपल सा आंसर है चरक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप सभी को याद हो गया। यहाँ देखो 34 नंबर में क्या था? संख्या दर्शन के प्रवर्तक, यहाँ पर भी कपिल। यहाँ पर देखो चरक संहिता के रचनाकार, यहाँ पर भी चरक, है ना। चलिए 36, हिरण्मयन पात्रेन किस उपनिषद का मंत्र है? कहाँ गया? यहाँ देखो, हिरण्मयन पात्रेन किस उपनिषद का मंत्र है? देखो और बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे को मालूम है हिरण्मयन पात्रेन किस उपनिषद का मंत्र है, ठीक है। तो देखो 36 का सिंपल सा आंसर है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इनको पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लो, ईशावास्य उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 37, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो 37 का सही जवाब आपको याद रखना है शरद ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 38 नंबर में, कारुणिक, कारुणिक यानी कि दयालु के बिना किसका गति नहीं है? ठीक है, किसकी गति नहीं है? कारुणी यानी कि दयालु, दयालु के बिना किसकी गति नहीं है? तो देखो याद रखिएगा 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आलस्यों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, दयालु के बिना किसकी गति नहीं है? आलस्यों की गति नहीं है, ठीक है। 39, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी के क्या नाम थे? मैत्रेयी, ठीक है। मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? नीति की, धर्म की, आत्म तत्व की या फिर अर्थ की? बताओ मेरे भाई। देखो
नहीं जवाब है, नहीं उत्तर मालूम है तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, ठीक है। 40 पुराणों की संख्या कितनी है? ये जो क्वेश्चन है 40 नंबर में, ये क्वेश्चन 12th क्लास के हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। 12th क्लास के हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो, पुराणों की संख्या 18। 41 कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? दानव, पक्षी, देवता या फिर मनुष्य? तो देखो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवता, ठीक है। कौन गीत गाते हैं? देवता गाते हैं। 42 अक्षर आरंभ करना कैसा संस्कार है? देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आप सभी को बताया था, जो बच्चे शुरू से अ आ लिखना शुरू करते हैं वे किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा संस्कार मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अक्षर आरंभ करना कैसा संस्कार है? शिक्षा संस्कार है। 43 नरक के कितने द्वार है? नरक में जाओगे, नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो नरक के कितने द्वार हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 द्वार होते हैं। 100% पूछेगा ही पूछेगा। चलिए, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो 44 का सिंपल सा आंसर है स्वामी दयानंद की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 45 पथिक कहाँ फंस गया? पथिक जो है कीचड़ में फंस गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। पथिक कहाँ पर फंस गया? कीचड़ में। 46 इंद्र शक्र रूप में किसके पास आए? इंद्र शक के रूप में, यहाँ देखो इंद्र शक के रूप में किसके पास आए? कर्ण के पास आए थे, ऑप्शन नंबर सी। इंद्र शक किसके पास आए थे? शक के रूप में कर्ण के पास आए थे। 47 योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कपिल, गौतम, पतंजलि या फिर कणाद? योग जैसे ही पूछे, है ना, योग जैसे ही पूछे तो पतंजलि में घुस जाना मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि महाभाष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 48 और शांति के कितने कारण है? और शांति के 2 कारण है, यहाँ पर लिखा है 2 कारण, द्वेष और असहिष्णुता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और शांति के कितने कारण है? 2 होते हैं। सबसे पहला द्वेष बोलना, देश नहीं, ठीक है, असहिष्णुता। 49 पटना नगर को पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे को कमेंट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका पढ़ाई 80% सही हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक साल प्रत्येक साल पूछता है। नदियां नाम और अपने रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर है, ठीक है। देखो मैंने आप सभी को यहाँ तक लगभग संस्कृत का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए 19 फरवरी 2026 के लिए संस्कृत का 50 क्वेश्चन दिखाया था। इन 50 क्वेश्चन में क्या आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ? अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हो चुका है तो आपका 70% तैयारी संस्कृत में हो चुका है। आप 19 फरवरी 2026 को संस्कृत में अच्छे अंक ला सकते हो, ठीक है। अगर आप सभी और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का या फिर संस्कृत का ही क्यों नहीं, अगर आपको और भी क्वेश्चन देखना है तो बस आप मेरे को कमेंट कर दो कि सर इस पे वीडियो बनाइए, मैं आप सभी को दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी अच्छे से तैयारी करो, समय बहुत कम है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।